कोर्ट ने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों में राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, ये याचिका जाकिया जाफरी की तरफ से लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को जायज ठहराते हुए कहा कि इसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई है उसमें कोई योग्यता नहीं है। दरअसल एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मुहर लगा दी है। जाकिया जाफरी पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। कोर्ट ने 2002 दंगों के पीछे बड़ी साजिश की जांच से इनकार करते हुए जाकिया जाफरी की याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 दिसंबर 2021 को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, कांग्रेस नेता एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की गुजरात के अहमदाबाद स्थित गुलमर्ग सोसाइटी में 28 फरवरी 2002 को गुजरात दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एसआईटी ने 64 लोगों को क्लीन चिट दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल था। एसआईटी की इस क्लीन चिट को जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब प्रदेश में दंगे हुए थे। एसआईटी की रिपोर्ट में गुजरात के उच्च पदों पर रहे लोगों को क्लीन चिट दी गई थी। एसआईटी ने राज्य के उच्च पदाधिकारियों की तरफ से गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद हुए दंगे भड़काने में किसी भी साजिश से इनकार किया था। साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की शिकायत खारिज की थी। एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी खारिज कर दिया गया है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट को लेकर हलचल बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक हैं, जिसको लेकर अब महाविकास अघाड़ी सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब ऐसे में गठबंधन जोड़ तोड़ कर सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने की कोशिश की तो शरद पवार को घर नहीं जाने देंगे, उन्हें रास्ते पर रोकेंगे। ऐसी धमकियां बीजेपी के केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं, जिसको लेकर संजय राउत ने पीएम मोदी से सवाल किया और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी मंत्री के इस धमकी का समर्थन करते हैं। सरकार रहे या जाए, लेकिन शरद पवार को धमकी महाराष्ट्र कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, संख्या बल ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। इसके साथ ही संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आंकड़ा कभी स्थिर नहीं रहता। जिन 12 विधायकों ने बगावत की है उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत कर दी गई है। अब तो ये कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, ये तो संवैधानिक लड़ाई है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच बागी नेता एकनाथ शिंदे लगातार अपनी दावेदारी पेश करते जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के आगे सीएम उद्धव अब कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने कहा है कि बागी विधायकों को मुंबई वापस आना होगा और विधानसभा का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात और असम के बीजेपी नेता उनका मार्गदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र में नहीं आएंगे। महाविकास अघाड़ी सरकार के भाग्य का फैसला अब विधानसभा में होगा, न कि गुवाहाटी में।
अब महाराष्ट्र की सियासत भी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। सीएम उद्धव लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की सारी बैठकें और रणनीति एकनाथ शिंदे के तेवर के आगे फेल होती दिख रही हैं। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना में आज यानी 24 जून से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन आज से लेकर 5 जुलाई तक जारी रहेंगे। आवेदन, चयन और भर्ती संबंधित सभी जानकारी इंडियन एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट indianairforce.nic.in पर चेक की जा सकती है। वायुसेना में भर्ती के लिए वायुसेना की ओर से नोटिफिकेशन 22 जून को ही जारी कर दिया गया था। वायुसेना में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आगे की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आवेदन agnipathvayu.cdac.in पर किए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी, जिसको भरने के बाद फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क लिया जाएगा, जिसकी कीमत 250 रुपए होगी। जैसा कि अग्निपथ योजना की लॉन्चिंग के वक्त ही बताया गया था, वायुसेना में 12वीं या समकक्ष परीक्षा में मैथ्स, फिजिक्स और अंग्रेजी में न्यूनतम 50% नंबरों के साथ पास या फिर 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की आयु 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं वेतन और भत्ते की बात करें तो भर्ती चूंकि 4 साल के लिए की जाएगी, ऐसे में हर साल वेतन में वृद्धि होगी। पहले साल 30,000 रुपए वेतन भत्ता मिलेगा, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और आखिरी यानी चौथे साल 40,000 रुपए वेतन भत्ता मिलेगा। इस वेतन में से 30% हिस्सा कटेगा, जो कि सेवा निधि में जमा होगा। इतना ही सरकार की ओर से भी सेवा निधि में जमा किया जाएगा, जो अग्निवीरों को 4 साल की सर्विस के बाद कुल 11,71,000 रुपए के रूप में मिलेगा। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के मामले में देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए। बंगाल के हावड़ा में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन किया। विवादित टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। अब कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को समन भेजकर 25 जून को पेश होने के लिए कहा है। इसके पहले भी कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को समन भेजा था। उस समय नुपुर शर्मा ने खुद की जान को खतरा बताया था और पेशी से राहत की मांग की थी। इसके पहले 20 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया था। नुपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में भी मामले दर्ज किए गए हैं। बंगाल पुलिस ने नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर नोटिस जारी किया है। पुलिस के मुताबिक नुपुर शर्मा को 25 जून को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। नुपुर शर्मा को ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए नोटिस भेजा गया है। बताते चले कि नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हावड़ा में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान पुलिस पर पथराव करने की घटना भी हुई थी। हावड़ा जिले के डोमजूर में हंगामा करने वालों ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके उसमें आग लगा दिया था। दरअसल एक निजी टीवी चैनल पर डिबेट शो के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन किए गए थे। लोगों ने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग भी की थी। अब इसी मामले में बंगाल पुलिस ने 25 जून को नुपुर शर्मा को पेश होने के लिए कहा है। देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार ने डराना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में रोजाना कोरोना केसों में इजाफा होता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर चल रही है, तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में भी कोरोना की चौथी लहर आ सकती है, क्योंकि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना केसों में तकरीबन 30% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 17,336 नए मामले सामने आए। इससे पहले गुरुवार को देश में 13,313 नए मामले दिखे थे। इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,33,62,294 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 13 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। अब तक देश में कोविड से कुल 5,24,954 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड से मौत की दर बढ़कर अब 1.21% हो गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 88,000 के पार हो गई। फिलहाल देश में कुल 88,284 सक्रिय मरीज हैं। एक्टिव केस कुल संक्रमण 0.20% हो गया। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.59% दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 13,029 मरीज ठीक भी हुए। अब तक देश में कुल 4,27,49,056 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े ने एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र में ये आंकड़े और चिंताजनक है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना नियंत्रण से संबंधित सभी तरह के नियमों के पालन का आदेश भी दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।